हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोग एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट किए थे एंड इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, रिस्क पूलिंग है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है, रिस्क मैपिंग है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए एंड आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ रिस्क भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट वैसे तो मैंने आप लोग को बता दिया था फ्रेंड्स पहले लेक्चर में कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, फिर भी आपको बता दे रही हूँ। रिस्क क्या है? कोई भी फाइनेंशियल लॉसेस है जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ तो हमको इस केस पे फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम लोग पहले उसका सारा प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। तो जो कॉन्स होता है दैट इज़ योर रिस्क। ठीक है, अब वो रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, उसको कैसे मिटिगेट करेंगे, कैसे कम करेंगे या फिर उसको अवॉइड करेंगे, उसका जो हम लोग प्लानिंग करेंगे फ्रेंड्स। प्लानिंग करेंगे दैट हाउ टू डील विद द नेगेटिव रिस्क, कैसे हम लोग रिस्क के साथ डील करेंगे, उस प्लान, उस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बुक में वैसे दिया गया है, रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग और एसेसिंग रिस्क एंड डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, क्या डेवलप करेंगे फ्रेंड्स? हम लोग स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे to manage it. Risk management is a systematic approach in identifying, analyzing and controlling areas or event with a potential for causing unwanted changes. ठीक है, कोई भी हमको फ्यूचर में दिक्कत ना हो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या रिस्क हो सकता है, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे टोटली उस रिस्क के बारे में। उसके बाद हम उसको किस किस एरिया से कंट्रोल कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगर हमको पता चला कि फायर लगने का चांसेस है तो हम उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे। अगर हमको लगा कि नहीं, थेफ्ट होने का चांसेस है तो हम प्रॉपर सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे, है ना। तो पहले हम देखेंगे कि रिस्क क्या है, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसको हम कंट्रोलिंग एरिया देखेंगे कहाँ से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं या नहीं। हेजिंग करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे, शेयर करेंगे, या फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसको क्या करो, अवॉइड कर दो। हमको वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, उस एरिया को नहीं देखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बुक में दी गई है, ये पैराग्राफ है, टोटल पढ़ लेना, डेफिनेशन हो सके तो याद कर लेना, थोड़ा सा एग्जाम में मार्क फेचिंग हो जाते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अभी नॉर्मली देखोगे बुक से तो आप लोग पॉइंट्स पढ़ लेना, बट नॉर्मली रिस्क मैनेजमेंट का हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? यही ना कि हम लोग देखो, जब कोई रिस्क आता है तो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, है ना। कहीं पे हम इन्वेस्ट करें तो हम लोग का आइडिया क्या है, हम लोग का मन तो यही है ना कि हम लोग कैसे करके प्रॉफिट लाए, है ना। लेकिन रिस्क आने से क्या होता है, हम लोग का प्रॉफिट कम हो जाता है, लॉसेस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब हम अपने गोल से डेविएट हो जाते हैं ड्यू टू रिस्क। तो रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है स्मूथली टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, है ना। जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव था उसको मैं कैसे स्मूथली अचीव करूँ, कोई भी हर्डल्स रास्ते में क्रिएट ना हो। फिर जो डिफरेंट हम लोग रिस्क मैपिंग में पढ़ेंगे कैसे करके हम लोग रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, मतलब जो बहुत ज़्यादा रिस्क है, कोई सा कम रिस्क है ना, जो कम रिस्क है उसको हम मॉडरेट अटेंशन देंगे। तो वैसे वो रिस्क को प्रायोरिटी करने में हेल्प करता है, उस अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है ना, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करके प्लान करेंगे। फिर लॉसेस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है पहले से हम वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ड्यू टू रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। फिर क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट से क्या होगा, हमने बिजनेस का जो एक इवेंट प्लान किया है, जो एक इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर स्टार्ट किया है, वो वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने प्लान किया था। वो अपने प्लान से डेविएट नहीं होगा अगर हम रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो कोई भी रिस्क आया उसमें डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर हम पहले से प्रॉपर प्लान करेंगे तो हमने जैसा सोचा है वैसे ही होगा। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है। फिर क्या होगा, एंटिटी का सर्वाइवल होगा, क्योंकि रिस्क से एंटिटी का क्या होता है, इंसॉल्वेंसी चांसेस रहता है, बैंक्रप्सी का चांसेस रहता है, लिक्विडिटी रिस्क आ सकता है, लेकिन अभी वो रिस्क से हम लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अर्निंग स्टेबिलिटी रहेगा, लॉसेस थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैनेजमेंट का। अभी बुक में 2-3 पॉइंट दिए, आप लोग खुद से पढ़ लेना, वैसे तो ईजी है। एंटिसिपेटिंग द अनसर्टिनिटी एंड द डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी ऑफ द इवेंट नॉट हैपनिंग द वे दे आर प्लान्ड। ठीक है, अगर कोई प्लान से नहीं होगा तो पहले से एंटिसिपेट हो जाता है कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो है अचीव नहीं होगा। चैनलाइजिंग इवेंट टू हैपन द वे दे आर प्लान। मैनेजमेंट से क्या होगा, हमने एक चीज़ को जैसे सोचा था वो उस तरीके से ही होगा।
setting right at the earliest opportunity deviation from plans whenever they occur, ensuring that the objective of the planned event is achieved, ठीक है. In case the expect event is फ्रस्ट्रेटेड, मेकिंग द डैमेज मिनिमल, ठीक है. अगर रिस्क हो भी जाता है तो क्या होगा, हम लोग रिस्क को कम कर सकते हैं. जो लॉसेस होना चाहिए था उतना नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से प्लान कर रखा है, पहले से एक रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों ने पहले से प्लान कर रखा है. तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा. जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा. फायर लग गया, अचानक से लगेगा, हमारे पास कुछ प्रिकॉशन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. लेकिन पहले से अगर हम लोगों ने इंतजाम कर रखा है तो कहीं ना कहीं रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है. तो वही उसका ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैनेजमेंट का. 5-6 पॉइंट है, याद कर लेना, ठीक है. उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ रिस्क मेजरमेंट. रिस्क मेजरमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बोलता है कि आप लोग क्या करना है, आप लोग को आइडेंटिफाई करना है, इवैल्यूएट करना है फ्रीक्वेंसी क्या है. मतलब अगर फायर लगने वाला है तो उसका फ्रीक्वेंसी, उसका लाइक्लीहुड क्या है. मतलब कि वो नॉर्मली होता है या फिर लाइकली अनलाइकली, मतलब कितना बार हो सकता है कि नहीं आग लगना है तो एक बार तो लगेगा ही, मतलब ये आप कंफर्म हो क्या, एक बार तो लगेगा ही, वैसा है. या फिर नहीं अनलाइकली हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर कभी कभी हो जाता है, ठीक है. तो ये उसका फ्रीक्वेंसी है, लाइकलीहुड मतलब किस रेटिंग में हो सकता है, उसको इवैल्यूएट करना. ये मेनली कौन करते हैं, एक्चुअरियल लोग ये सब करते हैं, ठीक है. तो उसको इवैल्यूएट करना को बोलते हैं रिस्क मेजरमेंट, उसको मेजर करना, ठीक है. तो ये 2-3 लाइनें पढ़ लेना. उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज रिस्क पूलिंग. प्लीज़ इसको स्टार मार्क कीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो रिस्क पूलिंग क्या होता है गाइस, अगर मैं आपको बहुत सिंपली तरीके से बताऊं तो रिस्क पूलिंग क्या है, एक टूल है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो क्या करता है, इट स्प्रेड द कॉमन फाइनेंशियल रिस्क अमॉन्ग ए लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर, ठीक है. बेसिकली ये जो रिस्क पूलिंग है फ्रेंड्स, ये कौन यूज़ करता है, इंश्योरेंस कंपनीज यूज़ करते हैं. देखो एक्चुअली क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्या लेता है गाइस, प्रीमियम लेता है, ठीक है. और इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट द प्रीमियम इज इनफ टू कवर द रिस्क, इसीलिए वो लोग उस अमाउंट का प्रीमियम लेते हैं कि हाँ अगर ऐसा सिचुएशन आया तो हम लोग जितना प्रीमियम ले रहे हैं उससे हम लोग रिस्क को कवर कर लें, क्योंकि वो भी जाके वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, उससे भी इनकम आता है, तो उसको लगता है कि हाँ हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है. बट यू आर नॉट द ओनली वन हु इज़ गेटिंग इंश्योर्ड. आप अकेले नहीं हो ना, बहुत लोग हैं जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं. तो आपका सिचुएशन नहीं है, किसी और का और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गया तो उसको ज़्यादा कंपेंसेशन देना पड़ सकता है इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है. तो बुक में आपको एक टर्म मिलेगा फ्रेंड्स, द टर्म इज कैटेस्ट्रोफिक रिस्क, ठीक है. कैटेस्ट्रोफिक रिस्क क्या होता है, फायर, फ्लड, ठीक है. ये सब बड़े बड़े जो चीज़ें होती है, अभी कोई शिप ड्राउन हो गया तो कितने लॉसेस, कितना कंपेंसेशन देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, उतना का तो प्रीमियम भी नहीं लिया होगा, है ना. तो ऐसे जो कैटेस्ट्रोफिक रिस्क होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े रिस्क होते हैं, उसको एक कंपनी बियर करने के लिए उनको भी लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत रिस्क है, हम लोग अकेले अगर ऐसा सिचुएशन आए तो बियर नहीं कर सकते. तो वो लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक पूल क्रिएट करते हैं, ठीक है. 4-5 इंश्योरेंस कंपनी मिलके एक पूल क्रिएट करते हैं. आपने जो प्रीमियम दिया उसको वो पांचों मिलके कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, और किसी एक का भी अगर सिचुएशन खराब आया तो पांचों इवनली कंट्रीब्यूट करके उस रिस्क को मिटिगेट करेंगे. समझ लो, एक इंसान को कंपेंसेशन देंगे सो दैट एक इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, पांचों मिल के करेंगे, ठीक है. किसी का भी अगर सिचुएशन है तो पांचों इवनली कंट्रीब्यूट करके करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखो रिस्क शेयर हो गया. इसको बोलते हैं हम लोग रिस्क पूलिंग. और एक चीज़ होता है री इंश्योरेंस, ठीक है. आपने एक इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योर करवाया, अभी उसको डर लग रहा है कि नहीं यार अगर ऐसे सिचुएशन है तो मेरे को बहुत ज़्यादा कंपेंसेशन देना पड़ेगा, तो वो क्या करे, अपने आप को कहीं और इंश्योरेंस करवा ले रहा है. तो अभी अगर रिस्क आया तो दोनों में बटेगा, दोनों ही रिस्क को कंपेंसेट करेंगे, जो भी इंसान प्रीमियम दिया है उसको कंपेंसेट करेंगे. तो इससे भी क्या होता है, रिस्क आधा आधा हो जाता है. सो इट इज़ नथिंग बट शेयरिंग द रिस्क इवनली, ठीक है. एक रिस्क है, आपको लग रहा है कैटेस्ट्रोफिक रिस्क है, अगर ऐसा रिस्क आएगा तो कंपनी को लॉस हो सकता है, उनको भी तो डर है ना कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे होगा. उस केसेस में वो लोग अपने बीच ही एक पूल क्रिएट कर लेते हैं, री इंश्योरेंस करवा लेते हैं. इसको बोलते हैं रिस्क पूलिंग, ठीक है. ये तो हो गया इंश्योरेंस कंपनी के केस में, जो कि आपको आपके टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ में क्लियरली दिया है. ये यूज होता है बाय इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है. इज रिस्क पूल अंडर दिस सिस्टम इंश्योरेंस कंपनीज कम्स टुगेदर टू फॉर्म ए पूल, ठीक है, विच कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट कैटेस्ट्रोफिक रिस्क. ये क्या है, कीवर्ड है, आपको लिखना है कैटेस्ट्रोफिक रिस्क सच एज फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा, ठीक है. तो ये क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ रिस्क को कवर अप करने के लिए, कैटेस्ट्रोफिक रिस्क को कवर अप करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक पूल क्रिएट करते हैं. ये तो हो गया इंश्योरेंस कंपनी का केस.
अभी अपने कॉर्पोरेट में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो मैं कैसे बताती हूँ। देखो हम लोग एक जगह पे वेयर हाउस पे हम लोग गुड्स रख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा वेयर हाउस रहता है डिफरेंट एरिया में। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाने के चलते क्या करते हैं, बहुत जगह पे पास पे वेयर हाउस बना लेते हैं, स्टॉक रखते हैं। इन्वेंट्री, आपको लेवल ऑफ इन्वेंट्री पता होगा, मिनिमम लेवल, सेफ्टी लेवल, रीऑर्डर, मतलब EOQ, ये सब होता है, सब में हम लोग इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं स्टॉक आउट ना होने के लिए। अब देखो क्या होता है, अगर डिफ्लेशन आ गया या फिर डिमांड वेरिएबिलिटी आया। डिमांड वेरिएबिलिटी क्या होता है, हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा इतना सप्लाई होगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ और हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अगर डिफ्लेशन हुआ तो क्या होगा, डिमांड कम जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो डिफ्लेशन होता है। कल मैंने इन्फ्लेशन बताया था कि जहाँ डिमांड बढ़ जाता है ना। अगर ऐसा सिचुएशन आया, उस केसेस में क्या होगा फ्रेंड्स, जब डिमांड वेरिएबिलिटी बढ़ जाता है, डिमांड हम लोग का कम हो जाता है, हम लोग को स्टॉक लेवल बढ़ जाता है, इन्वेंट्री लेवल बढ़ जाता है, हमको सेफ्टी स्टॉक भी रखना पड़ता है। देखो अभी सपोज एक जोन है, उड़ीसा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट एक जोन है, मेरा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट एक जोन है। मैंने कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में ही 3-4 वेयर हाउस अपना बना दिया, अलग अलग, मतलब एक एक सिटी में एक एक बना दिया मैंने वेयर हाउस। ठीक है, क्योंकि अगर इस एरिया के लोगों को चाहिए तो यहाँ से जाएगा, वहाँ से चाहिए तो वहाँ से जाएगा, ओनली टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, वेयर हाउस तो बनाते हैं, लेकिन उसके चलते हम लोग का बहुत सारे अलग कॉस्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर जगह पे मिनिमाइज, मतलब सिक्योरिटी रहेगा, डिलीवरी बॉयज़ रहेंगे, हर जगह से काम होगा, है ना। रिस्क पूलिंग क्या बोलता है कि आप लोग सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन करो। सेंट्रलाइज्ड मतलब क्या होता है, सिंगल वेयर हाउस, या तो प्रोडक्ट वाइज सिंगल कर लो, लोकेशन वाइज सिंगल कर लो, प्राइस वाइज सिंगल कर लो। ठीक है, लोकेशन वाइज मतलब कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट है तो आप मेन जगह एक देख लो और वहाँ पे एक ही वेयर हाउस मेंटेन करो। सो दैट क्या होगा, यहाँ पे बोलता है डिमांड पूल करो, मतलब सारे डिमांड को आप लोग एग्रीगेट कर दो। ठीक है, अभी कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है भवानीपटना, एक एरिया है केसिंगा। ठीक है, मैंने दोनों पे वेयर हाउस बनाया। भवानीपटना का जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, मेरे वहाँ पे सेफ्टी स्टॉक भी ज़्यादा नहीं रहे, एवरेज इन्वेंट्री, मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत अच्छा है। लेकिन केसिंगा के जो कस्टमर है वहाँ पे कम हो रहा है। तो मेरा अगर पेरिसेबल गुड्स है, ठीक है, मेरा इन्वेंट्री पेरिसेबल है, फ्रूट्स वगैरह है जो ख़राब हो जाता है, एक तो मेरे को सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़े ड्यू टू डिमांड वेरिएबिलिटी, ऊपर से अगर टर्नओवर नहीं होगा तो मेरा नुकसान ही नुकसान है। क्या बोल रहे हैं, आप लोग डिमांड को पूल करो, भवानीपटना और केसिंगा दोनों के बीच में या फिर कहीं एक जगह पे वेयर हाउस बना लो और एक ही जगह पे इन्वेंट्री मेंटेन करो, सो दैट हाई डिमांड फ्रॉम वन कस्टमर ऑफसेट द लो डिमांड फ्रॉम अनदर कस्टमर। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका डिमांड वेरिएबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, जब दोनों मर्ज हो गए तो डिमांड वेरिएबिलिटी कम हो जाएगा, आपका सेफ्टी स्टॉक लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी दोनों जगह पे मेंटेन करे थे, अभी एक जगह पे मेंटेन करोगे, उससे आपका एवरेज इन्वेंट्री भी कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो पेरिसेबल गुड्स का जो रिस्क था, ठीक है, वो रिस्क कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, आपका रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर हम सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं तब हम लोग का रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस कम हो जाता है। इसको बोलते हैं रिस्क पूलिंग इन केस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ आपको बुक में दिया है। जब भी रिस्क पूलिंग है आपको 2 पैराग्राफ में लिखना है। पहले तो आप रिस्क पूलिंग का मतलब लिख लो, ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ कॉमन फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, जो कि बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी यूज़ करते हैं, ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, उसके बाद जो 2-3 लाइन मैंने अंडरलाइन किया है बस इतना लिख दो। उसके बाद आपका आएगा इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे इतना इलाबोरेटली दिया नहीं है कि SCM में कैसे रिस्क पूल होता है, बस वर्डिंग्स दिया है, तो बुक से समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बट स्टिल कुछ चीज़ें दिया है। देखो, risk pooling is an important concept in supply chain management. It suggests that demand variability is reduced if one aggregates demand across location, because as demand is aggregated across different location, it becomes more likely that high demand from one customer will offset by low demand for another. This reduction in variability allows a decrease in safety stock and therefore reduces in average inventory. ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। अभी तो समझ में आया होगा, पहले अगर पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता था आई थिंक, लेकिन अभी अगर मैंने समझाने के बाद आई होगा आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि ये क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट ऑफ रिस्क पूलिंग ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का दिया है। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है देखो, सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री सेव्स सेफ्टी स्टॉक एंड एवरेज इन्वेंट्री, ये तो आप लिख पाओगे। ठीक है, when demand from one market are negatively correlated, the higher the coefficient of variation, greater the benefit obtained from centralized system, the greater the benefit from risk pooling, ये भी ठीक है। benefit from risk pooling depends
डायरेक्टली ऑन द रिलेटिव मार्केट बिहेवियर या रीड कर लेना, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, रिस्क पुलिंग कैसे होता है इंश्योरेंस कंपनी में और सप्लाई चेन में, आप लोग अभी पढ़ के लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है आपका रिस्क रिडक्शन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अनदर कॉन्सेप्ट इज रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। देखो आज हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स, दैट इज रिस्क पुलिंग, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैपिंग। ये तीनों में से आपको शॉर्ट नोट्स दे सकता है, 8-10 मार्क्स का भी दे सकता है, ठीक है। तो अभी देखो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन में मैं बहुत डीपली नहीं जाऊँगी, बिकॉज आप लोग स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट SFA में आप लोग पढ़े होगे एक चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़ते थे, अगर आप एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके, ठीक है, अगर एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आपका एवरेज रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। उसी को बोलते हैं हम लोग रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। एक स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके, एक कंपनी का शेयर नहीं खरीद के आप 5 कंपनी का शेयर खरीदोगे तो अगर एक में लॉस होता है तो 4 का प्रॉफिट जो है उसको मिटिगेट कर देगा, एवरेज कर देगा, एंड एवरेज रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ को बुक में इलाबोरेटली दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड दिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था पढ़ के, दैट इज द इन्वेस्टर शुड नॉट होल्ड ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट। यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन दैट अगर एक ही बास्केट में सारा एग रखोगे और बास्केट गिर गया तो सारा एग फूट जाएगा। तो बेटर है 4-5 डिफरेंट बास्केट में डिफरेंट एग्स रखो ना, क्योंकि अगर बास्केट गिरा तो एक का तो फूटना ही है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1-2 बास्केट भी गिरा तो बाकी 3 का बच जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर समझोगे तो बहुत अच्छे से बुक में लाइन दिया है। इन्वेस्टर्स शुड नॉट होल्ड ऑल देयर एग्स इन द वन बास्केट, दे शुड होल्ड ए वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ठीक है। उसको क्या होल्ड करना चाहिए, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। In order to diversify risks for the creation of an efficient portfolio, one that allows of the firm to achieve the maximum return for a given level of risk or to minimize the risk for a given level of return. The concept of correlation must be understood. Correlation is statistical measure, ये सब दिया है, फिर आप लोग इसको रीड कर लेना, ओके। एंड इन द नेक्स्ट पेज यू मस्ट यूज दिस ग्राफ, ठीक है। एग्जाम में फ्रेंड्स एक टिप्स में दूंगी, जब भी कोई भी क्वेश्चन आए और अगर उसका ग्राफ बुक में है देन प्लीज़ ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। प्लीज़ ग्राफ ड्रॉ करना, उससे मार्क बहुत फेच होता है। उसको एग्जामिनर को लगता है दैट यस ही इज़ द वन और सी इज़ द वन जिसको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 ग्राफ दिया और 1 मिनट में बनेगा ग्राफ, कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पे 2 स्टॉक के बारे में दिया है, दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड है। एक का रिस्क ऐसा है, दूसरा का रिस्क ऐसा है, दोनों ही रिस्की प्रोजेक्ट है दोनों ही। लेकिन जब हम दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो इसका कोरिलेशन ग्राफ ऐसे बनेगा, अगर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन जब आप दोनों प्रोजेक्ट में आधा आधा इन्वेस्ट करोगे या फिर दोनों में कुछ कुछ इन्वेस्ट करोगे तो उसका ग्राफ कैसे होगा फ्रेंड्स, उसका ग्राफ ऐसे होगा, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्योर एग्जांपल ऑफ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कि अगर हम 2 जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो दोनों का आधा आधा मिटिगेट हो जाएगा ना, तो वो कम हो जाता है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को प्लीज़ आप लोग कभी भी मिस मत करना। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ करके आना। इसके बाद दिया है रिडक्शन ऑफ रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। ऐसे कुछ दिया है, बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, टोटल लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, छोटा छोटा टॉपिक है, आप लोग रीड कर लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बोलूँगी मत पढ़ो, आज तक नहीं आया एग्जाम में, आगे भी नहीं आएगा, आया तो बैड लक है, 2-4 मार्क का आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स रिस्क मैपिंग, रिस्क मैपिंग एंड की रिस्क इंडिकेटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पढ़ना चाहिए। देखो मैं बताती हूँ क्या होता है। रिस्क मैपिंग क्या है फ्रेंड्स, रिस्क मैपिंग इज ए डाटा विजुअलाइजेशन टूल टू प्रायोरिटाइज द रिस्क। अब ये क्या है, आपका जो भी रिस्क है, जितने भी टाइप्स के रिस्क है उसको क्या करते हैं ग्राफ में आप लोग पुट करो, ठीक है। वो ग्राफ में पुट करने के बाद आप देखो कौन सा रिस्क जो है उसको ज़्यादा अटेंशन चाहिए, मतलब हाई रिस्क प्रोजेक्ट जो भी होगा उसको हम लोग ज़्यादा अटेंशन देंगे, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। तो हम लोग डिफरेंट रिस्क का क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक ग्राफ चार्ट लेते हैं, उसका एक एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, उसका लाइकलीहुड, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना उसका फ्रीक्वेंसी है,
ठीक है, मतलब वो हमेशा होता रहता है, 2 महीने में एक बार होता है, 4 मंथ्स में एक बार होता है, या फिर कई सालों में एक बार होता है, उसका क्या लाइक्लीहुड है, कितना फ्रिक्वेंसी है उस रिस्क का होना। एंड दूसरे एक्सिस में हम लोग क्या लेते हैं फ्रेंड्स, उसका इम्पैक्ट लेते हैं, मतलब उसका इम्पैक्ट माइनर है, मेजर है, सिग्निफिकेंट है, कैटास्ट्रॉफिक है, क्या इफेक्ट है हम लोग लेते हैं। अब उसको लेके हम लोग ग्राफ बनाते हैं एंड देन प्रायोरिटी करते हैं कौन सा रिस्क को ज़्यादा अटेंशन चाहिए, कौन सा रिस्क अंडर कंट्रोल है, किसको मॉडरेट अटेंशन चाहिए। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क मैपिंग। ठीक है, मैं आपको ग्राफ में करके बताती हूँ, जो बुक में ग्राफ दिया है उसको समझाती हूँ, सो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक ग्राफ ले रही हूँ रिस्क मैपिंग को समझाने के लिए, ताकि आप लोग को क्लैरिटी आए कोई टॉपिक पे। देखो, एक्स एक्सिस में वो लेता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रिस्क। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इनक्रेडिबल लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, अनलाइकली लिख सकते हैं, ओकेजनल लिख सकते हैं, लाइकली लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट, जो होता ही रहता है बार बार। ठीक है, दूसरे एक्सिस में हम लोग लेंगे फ्रेंड्स इसका इम्पैक्ट। उस रिस्क का इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट को हम नेम दे सकते हैं, माइनर दे सकते हैं, सिग्निफिकेंट दे सकते हैं, मेजर दे सकते हैं, कैटास्ट्रॉफिक दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, आपके बुक में कैसे दिया है, ऐसे दिया है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, ये जो एक बाउंड्री बना, ठीक है, ये जो एक बाउंड्री बना फ्रेंड्स, ये बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं CIT बाउंड्री। ठीक है, CIT बाउंड्री, इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल इशू टॉलरेंस। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट ये बाउंड्री के अंदर आता है, अगर इस साइड में अगर आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, तब तो वो रिस्क नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे बाहर आएगा तो क्या होगा, वो प्रोजेक्ट नॉर्मल नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें हाई रिस्क है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, रिस्क को प्रायोरिटी देता है कि ये वाले रिस्क को मेरे को ज़्यादा अटेंशन चाहिए, इसको थोड़ा कम अटेंशन चाहिए, इसको मॉडरेट अटेंशन चाहिए, इसको लेस अटेंशन चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा, लाइक इफ़ द ग्राफ विल बी लाइक दिस, अगर कैटास्ट्रॉफिक है और मोस्ट लाइकली होता है, यहाँ पे आता है अगर, ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक है और ऑलमोस्ट ऑकर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को अवॉइड भी कर सकते हैं, उसमें हमको इन्वेस्ट ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका रिस्क मैपिंग प्रोसीजर है कि एक एक्सिस में हम लोग रिस्क का फ्रीक्वेंसी लेंगे, दूसरे में हम लोग रिस्क का इम्पैक्ट लेंगे। ठीक है, और फिर उसको प्रायोरिटी करेंगे, रैंकिंग करेंगे कि कौन सा रिस्क को ज़्यादा अटेंशन चाहिए, किसको कम अटेंशन चाहिए। ये आपका पूरा प्रोसीजर रिस्क मैपिंग का है, बुक में यही चीज़ दिया है। ठीक है, ए रिस्क मैप इज ए ग्राफिकल डेपिक्शन। क्या है, एक ग्राफिकल डेपिक्शन है ऑफ ए सिलेक्टेड नंबर ऑफ ए कंपनीज रिस्क डिजाइन इलुस्ट्रेटेड द इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क ऑन वन एक्सिस। एक एक्सिस में क्या है, उसका सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट, द लाइकलीहुड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन अनदर एक्सिस, उसका फ्रीक्वेंसी दूसरे में बताता है, जैसे मैंने बताया, एक में उसका फ्रीक्वेंसी, दूसरे में उसका सिग्निफिकेंस। मेनी टाइप्स एंड वेरिएशन ऑफ रिस्क मैप एग्जिस्ट, फॉर एग्जाम्पल द एक्सिस कैन वेरी, द स्केल्स कैन वेरी एंड सम आर इवन 3 डायमेंशनल। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इन द बिलो फिगर। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल नहीं दिया है, बस एक दे दिया है ये मैप, जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये जूरी का IC2 प्रोफाइल से आया है, तो इसलिए ऐसा दे दिया है। बस यहाँ पे इम्पैक्ट दे दिया, यहाँ पे लाइकलीहुड दे दिया, इसमें अपोजिट लिया है, एक्स में इम्पैक्ट लिया है एंड वाई में लाइकलीहुड लिया है, तो उसका ग्राफ ऐसा है। हम लोग का कैसा आया था, हम लोग का उल्टा आया था। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है ना फ्रेंड्स, ये जो आपको ब्लैक में बाउंड्री दिखता है, इसको बोलते हैं CIT बाउंड्री, क्रिटिकल इशू टॉलरेंस। ठीक है, ये CIT बाउंड्री है, इसके बारे में बुक में बाद में दिया है शायद। देखो यहाँ पे बोला है, दिस रिस्क मैप depicts likelihood or frequency on the vertical axis and impact or significance on the horizontal axis in this configuration similar to that of a mathematical distribution curve. Likelihood increases as you move up to the vertical axis and the impact increases from left to right. आप रीड कर लेना, मैंने बता दिया है कॉन्सेप्ट। आप लोग अगर ग्राफ को उल्टा करना है तो उल्टा करके देख लेना। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आप कैसे भी उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद आपको रिस्क मैपिंग प्रोसेस दिया है, तो प्रोसेस में कुछ नहीं है, वो कैसे करके आप रिस्क को मैप कर सकते हो वो चीज़ दिया है, ठीक है। तो ऑपरेशनल रिस्क का यहाँ पे वो टाइप्स दे दिया है, द पीपल रिस्क होता है, ठीक है, रिलेशनशिप रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क, वो मैप में क्या क्या चीज़ को कंसिडर कर रहा है, कौन कौन से रिस्क का इम्पैक्ट और फ्रीक्वेंसी ले रहा है, वो सारी चीज़ों को दिया है। स्कोप है, स्कोप आप खुद से पढ़ना। इम्पॉर्टेंट अगर यहाँ पे कुछ है तो वो है बेनिफिट, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो क्या पूछेगा, बेनिफिट पूछेगा, ठीक है। बेनिफिट देखो, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है पढ़ने का, आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते हो, कुछ चीज़ें तो स्किप करनी होती है। अभी आप मैपिंग का स्कोप रीड कर लेना यार, क्या दिक्कत है। मैंने बता दिया रिस्क मैपिंग क्या होता है, ग्राफ समझा दिया, मीनिंग लिख लेना रिस्क मैपिंग का, ग्राफ लिख लेना अगर रिस्क मैपिंग आया। इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स तो वो है रिस्क मैपिंग का बेनिफिट्स, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको पूछेगा बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैपिंग क्या है, रिस्क मैपिंग क्या है, तो ग्राफ तो आपको 100% बनाना है, ग्राफ को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। जो सा ज़्यादा प्रायोरिटीज़, जो सा पहले आएगा प्रायोरिटी कर दो, और जो सा पहले रैंक में उसको मोर अटेंशन दो, फिर मॉडरेट अटेंशन दो, फिर लो अटेंशन दो। आपने पढ़ा होगा ABC एनालिसिस, नॉट कॉस्टिंग, कॉस्टिंग तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है, ABC एनालिसिस था, इंटर में पढ़े होगे। स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन का एक था, हम लोग ABC रैंक करते थे, जो भी प्रोडक्ट को, जो भी इन्वेंट्री को ज़्यादा अटेंशन चाहिए है ना, ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, उसको A देते थे, फिर B, फिर C, एच पर दी वैल्यू। वैसे ही यहाँ पे रिस्क को हम लोग प्रायोरिटी करते हैं, रैंक देते हैं थ्रू रिस्क मैपिंग, ठीक है। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अभी उसका बेनिफिट देखो, बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कौन सा रिस्क हाई है, ठीक है। हाई रिस्क प्रोजेक्ट को हम लोग अलग कर पाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रॉपर अरेंजमेंट कर पाएंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, सो दैट हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट नहीं होंगे, है ना। उसको हम लोग हाई रिस्क चीज़ों को अर्ली मैनेज कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, बिजनेस का हम लोग प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, दैट वेदर टू एक्सेप्ट ए रिस्क और नॉट, एक्सेप्ट करके उसको मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो रिस्क को अवॉइड कर दो। फिर क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली यू कैन मैनेज द सिग्निफिकेंट रिस्क, पहले से पता चल गया कोई रिस्क तो हम लोग उसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अगर उसका फ्रीक्वेंसी पता चल गया, अगर कोई रिस्क का इम्पैक्ट पता चल गया, तो हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हैं टू मैनेज ए पर्टिकुलर रिस्क एरिया। पता चल गया ये रिस्क का ये इम्पैक्ट है, इतना बार फ्रीक्वेंसी हो सकता है, तो कुछ लोगों को हम लोग एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि ये रिस्क एरिया को आप देखिए, ये रिस्क एरिया को आप देखिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बेनिफिट होती है बेसिकली रिस्क मैपिंग का। बुक से पढ़ लेना आप लोग एक बार। देखो, प्रमोट्स अवेयरनेस ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क थ्रू प्रायोरिटी रैंकिंग, है ना। प्रायोरिटी रैंकिंग से वो लोग अवेयरनेस प्रमोट कर देते हैं। enable the delivery of solution and services across the entire risk management, serve as powerful aid to strategic business planning में help हो जाता है। Adds the development of an action plan for the effective management of the significant risks, ये तो सही बात है। assign clear responsibility to individual, ये भी बता दिया। provides an opportunity to leverage risk management as a competitive advantage, ठीक है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जिसका अच्छा होगा वो ऑब्वियसली मार्केट में कम्पिटिटिव हो जाएगा फ्रेंड्स। बिकॉज देखो, अगर प्रैक्टिकली, बहुत प्रैक्टिकली एग्जांपल दूं तो अभी जैसे कोरोना का सिचुएशन आ गया है ना, कोई भी कंपनीज़ का अगर रिस्क मैनेजमेंट सिचुएशन प्रोसीजर अच्छा था, प्लानिंग अच्छा था, उनको पता था कि फ्यूचर में से अगर डिजास्टर आएगा तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, अगर उनका प्लानिंग सही था तो वो लोग तो सर्वाइव कर गए। और जो कंपनीज़, जो ऑर्गेनाइजेशंस का ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था, वो लोग सोचे भी नहीं थे कि ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा। क्योंकि देखो, ये तो सालों में पहली बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड में, ठीक है। इतना बड़ा पैंडेमिक नहीं आया था, तो कोई कॉर्पोरेट सोचा नहीं होगा। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में प्लानिंग था वो लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, चल रहा है, अच्छा चल रहा है उनका बिजनेस। और जो लोग नहीं कर पाए वो लोग कुछ तो बैंकरप्ट हो गए, कुछ इंसॉल्वेंट हो गए, कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिए, है ना। तो ये सारी सिचुएशन, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कि आप कैसे कर रहे हो अपना रिस्क को मैनेज, कि आप फ्यूचर कितना देख सकते हो, कितना आप सोच सकते हो, कितना एस्टिमेट लगा सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है की रिस्क इंडिकेटर, ठीक है। की रिस्क इंडिकेटर क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक नाम मेजर, इट इज़ ए मेजर यूज्ड इन द मैनेजमेंट टू इंडिकेट हाउ रिस्की एन एक्टिविटीज़, मतलब एक एक्टिविटी कितना रिस्की, जो बोलते हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन, जिससे हमें पता चलता है कि कितना रिस्की एक प्रोजेक्ट, वो बताता है की रिस्क इंडिकेटर, ठीक है। टू प्रोवाइड एन अर्ली सिग्नल ऑफ इंक्रीजिंग रिस्क, ठीक है। आपको पता चला कोई एक्टिविटी का रिस्क बढ़ते जा रहा है, तो की रिस्क इंडिकेटर बता देगा कि इसका रिस्क बहुत बढ़ रहा है, एक एक्टिविटी को यहीं पे स्टॉप कर दो, इसका रिस्क आगे जाके बढ़ने वाला है या फिर बढ़ रहा है, ठीक है। ये अर्ली वार्निंग देता है
टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इवेंट दैट में हार्म कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर हम वो प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। कितना रिस्की एक प्रोजेक्ट है उसको इंडिकेट करता है क्या, की रिस्क इंडिकेटर। और ये की रिस्क इंडिकेटर कैसे पता चलता है, हमें मैपिंग प्रोसेस से पता चलता है। ठीक है, तो वही दिया है की रिस्क इंडिकेटर कम्स आउट एज द रिजल्ट ऑफ मैपिंग प्रोसेस। ठीक है, मैपिंग प्रोसेस से हमको पता चलता है की रिस्क इंडिकेटर। फिर यहाँ पे देखो उसका टूल दिया है, डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स एज ए टूल फॉर रेफरिंग प्रायोरिटीज इन देयर एक्चुअल ऑडिट एक्शन। सब पढ़ लेना आप। यहाँ पे एक चीज़ दिया, इसको आपको एग्जाम में करना अगर आता है तो प्रोसेस मैपिंग। पहले आप एक प्रोसेस को मैप करो, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ की रिस्क इन ईच प्रोसेस फेज। ठीक है, क्या क्या रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करो। फिर डेफिनेशन ऑफ की रिस्क इंडिकेटर। उसके बाद है पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटीज फॉर एक्शन। ये जो रिस्क मैपिंग का जो स्टेप है वो यहाँ पे दे दिया है। कैसे हम लोग मैप करेंगे, पहले तो आप रिस्क को आइडेंटिफाई करो, फिर उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखो, फिर उसको प्रायोरिटाइज करो, तब हमको पता चलेगा कि की रिस्क इंडिकेटर मतलब क्या है। अभी इंडिकेटर क्या क्या हो सकता है उसका एक एग्जाम्पल दिया है। If manufacturing enterprises may assess risk of operational losses by reviewing its competitiveness in regard to technology adopted, competitor strength, etc., key indicators should build up early signal of deficiencies through information system interfacing between enterprises changing environment and its adaptive organization। ठीक है, देखो क्या क्या इंडिकेटर यूज होता है, देखो बताता है। मार्केट परफॉर्मेंस, कस्टमर्स फीडबैक और कंप्लेंट एंड कॉम्पिटिटर्स परफॉर्मेंस, ये एक आपका की रिस्क इंडिकेटर है, आपको बताता है दूसरे कंपनीज के बारे में, कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस कैसा है, उनके लिए कस्टमर का रिस्पांस कैसा है, हमारे लिए कस्टमर का रिस्पांस कैसा है। ठीक है, ऑर्डर्स इन हैंड एंड इन्वेंट्री, कितना ऑर्डर्स हमारे हाथ में है, इन्वेंट्री का अवेलेबिलिटी क्या है, इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस क्या है। फिर साइकिल टाइम्स। ठीक है, साइकिल टाइम्स मतलब क्या होता है, परचेज, सेल, इन्वेंट्री, टर्नओवर। ठीक है, ये साइकिल बताता है। सप्लायर्स परफॉर्मेंस बताता है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड क्वालिटी, कैसे हमको टाइमली डिलीवरी कर रहे हैं या नहीं, और कर रहा है तो उसका क्वालिटी कंप्लायंस कैसा है। फिर क्या बताता है, प्लांट यूटिलाइजेशन इज एक इंडिकेटर की इंडिकेटर है। ठीक है, हम लोग का जो मशीनरीज है कितना % यूटिलाइज हो रहा है ना, कितना आइडल टाइम रह रहा है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज ए की इंडिकेटर, कितना कॉस्ट पर यूनिट है हम लोग का। फाइनेंशियल रेशियोज भी रिस्क इंडिकेटर होता है, लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप एग्जाम में लिख सकते हो की रिस्क इंडिकेटर में। ओके, ये जो की रिस्क इंडिकेटर है क्या बताता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को बताता है उसके आने वाले रिस्क के बारे में। अभी हम लोग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है ना, अगर हम लोग का टर्नओवर रेशियो कम आ रहा है, प्लांट का यूटिलाइजेशन खराब है, तो क्या एक रिस्क इंडिकेटर है, वो हमें बता देता है कौन कौन सा जरिया है, कौन कौन सा रेशियो है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ हम लोग का परफॉर्मेंस क्या है, क्या रिस्क आने वाला है, क्या हो सकता है, उससे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर बैंक के बारे में दिया है क्या हो सकता है, ये मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के बारे में एग्जाम्पल दिया। उसके बाद आपको बैंक के बारे में दिया है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके बाद जो चैप्टर है वो है आपका कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये बेसिकली एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।